हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर नए टॉपिक्स जो यूपीएससी एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर हम बात करने के लिए आपके सामने हैं। तो आज हम इस पर ये बात करेंगे कि इंडिया चाइना रिलेशंस जो डेवलप हुए वो आज इस लेवल पर कैसे आया और इस रिलेशंस का क्या रहा मेन बात, तो इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर के हम जो भी बातें करेंगे वो आपको बड़े ब्रीफ में बताने वाला हूँ मैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या डेवलप हुआ, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत और चीन के संबंध लगभग 34 ईयर्स बिल्कुल स्टॉप थे। कोई इन रिलेशंस के बारे में सोच भी नहीं रहा था, ठीक है, कि ये रिलेशंस आगे कैसे डेवलप होगा, क्या होगा। लेकिन राजीव गांधी चाइना के दौरे पर जाते हैं और वो हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस रिलेशन को फिर से सुधारने की कोशिश की। जो 1962 से रिलेशन बिगड़ा हुआ था उसको राजीव गांधी पटरी पर लेकर आने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ऐसा किया भी और उसमें वो कामयाब भी रहे। तो राजीव गांधी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिसने 34 ईयर्स के बाद जो रिलेशन ठंडा पड़ गया था चीन के साथ हमारा, उसको उन्होंने अपडेट करने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं हम। इंडिया चाइना एस्टेब्लिश इन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1 अप्रैल 1950। इंडिया चाइना में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप हुआ 1 अप्रैल 1950 में। फिर इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश रिलेशन विथ चाइना एंड कैस हिंद चीन भाई भाई। ये तो नारा दिया गया जवाहरलाल नेहरू के टाइम में कि भारत चीनी भाई भाई, लेकिन भारत ने तो इस नारे का कद्र किया, लेकिन चाइना ने क्या किया, अटैक कर दिया हमारे ऊपर और इसका कुछ भी उसने वो नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इसलिए रिलेशंस हमारे चीन के साथ अच्छे नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू के साथ एक पंचशील समझौता हुआ था, उस पर कुछ मेन बातों पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस पंचशील समझौते में क्या हुआ था। और ये दोनों रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हम आदर करेंगे। पंचशील की पहली बात थी एक दूसरे की, अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हम क्या करेंगे, आदर करेंगे। दूसरा पॉइंट था एक दूसरे के ऊपर कोई हम अपने विचार नहीं थोपेंगे। इसके बाद था दोनों देश किसी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में नहीं करेंगे। फिर था समानता और मित्रता का संबंध बनाए रखेंगे। और पांचवा सिद्धांत पांचवा था शांति के साथ सह अस्तित्व में विश्वास करना और हमेशा शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये भारत चीन रिलेशंस की अहम बातें थी। इसके बाद हमने PDF बनाया ही हुआ है और इसमें सारी चीज़ें डेवलप की है। इसके बाद आता है कि 1955 में क्या हुआ, बोथ कंट्री अटेंड द एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस इन 29 कंट्री पार्टिसिपेट इन बांडुंग इंडोनेशिया, जॉइंटली एडवोकेटेड द बांडुंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडरिटी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये फिर एक मीटिंग होती है 29 को और इंडोनेशिया में होती है और इसमें हम दोनों कंट्री एक साथ उस मीटिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ दोनों मीटिंग में भाग लेते हैं और अपने अपने सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं कि हमने जो समझौता किया उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। इट हैज़ लेड टू डीकोलोनाइजेशन ऑफ होल एशिया एंड अफ्रीका एंड द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइंस मूवमेंट एंड थर्ड वे बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ सुपर पावर। इंडिया ने पहले ही फैसला कर लिया था कि जब वो स्वतंत्र हुआ तभी उसने तय किया कि वो किसी पावर के साथ नहीं जाएगा, वो दोनों को बैलेंस करेगा। इसलिए हमने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी और उसमें हमारा एक मेजर पार्टनर इंडोनेशिया भी था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये नीति आज हमें यूक्रेन और रसिया वार में भी काम आ रही है। हमारे रिलेशन अमेरिका से भी हैं और उधर रूस से भी, तो हम दोनों देशों की का फ़ायदा उठा रहे हैं ताकत का, और ये हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आता है 1962, द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट लेट्स सीरियस सेटबैक इन बायलैटरल रिलेशंस। 1962 में क्या हुआ था, चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। नेहरू जी पहले से प्री प्लान में तैयारी नहीं की, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और उस अटैक से नेहरू की देश में इतनी निंदा हुई और वैसे ही वो दल के पहले से ही कमज़ोर आदमी थे, तो 64 में उनका दिल के दौरे से डेथ हो गया।
इसके बाद हमारे शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि पाकिस्तान अटैक कर देता है। अब जब पाकिस्तान अटैक करता है तो उनका भी दिल का दौरा ताशगंदे में जाके हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमने 2 प्राइम मिनिस्टर खो दिए। अब दिल का दौरा ज़्यादातर किसको पड़ता है? मेल को। तीसरा प्राइम मिनिस्टर कोई मेल बनाते, क्या पता उसका भी यही हाल होता। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है और उस समय इंदिरा गांधी किसी भी हाउस की मेंबर नहीं थी। तो इंदिरा गांधी ही पहली वो महिला थी जो राज्यसभा से चुनकर आती हैं और प्राइम मिनिस्टर पद पर काम करती हैं, क्योंकि किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए, उस समय वो थी नहीं। तो पहले हमारे लोकसभा के मेंबर ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी पहली महिला थी जो राज्यसभा से चुनकर आई और प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरह से हमारे रिलेशन आगे डेवलप हुए। चाइना उस वार में जीत रहा था, तो उस समय यहाँ से एक लेटर लिखा गया अमेरिका को कि आप हमें आओ और जो है वो है सैनिक मदद करो। चाइना को ये बात पता चलती है तो करता क्या है, वो तुरंत अपने जो वार हैं उसे रोक देता है कि अमेरिका आ गया तो बड़ा बुरा हाल होगा, क्योंकि अमेरिका का भय उस समय बहुत था लोगों को। 1976 चाइना एंड इंडिया रिस्टोर्ड एम्बेसडर्स रिलेशंस एंड बायलैटरल ट्राइज ऑफ इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली। 1976 आता है जो हमारे रिलेशन 62 में ख़राब हुए, वो फिर बायलैटरल शुरू होते हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, एम्बेसी स्थापित करते हैं, राजदूत अपॉइंट करते हैं एक दूसरे देशों में, और एक बातचीत का जो है वो शुरुआत हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है चाइना के साथ। 1988 आता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिट इन चाइना। राजीव गांधी कहाँ गए? चाइना। चाइना में क्या किया राजीव गांधी ने? राजीव गांधी चाइना पहुँचते हैं और प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलैटरल रिलेशन, दोनों के रिलेशंस को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। जैसे दो घर के अगर मेन कर्ता एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये माना जाता है इन दोनों के घरों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, या अगर विवाद है तो अब कंप्रोमाइज हो चुका है अगर कर्ता बात करने लगे एक सामान्य परिस्थितियों में। इसके बाद आता है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC हैज़ मेंटेन फ्रेंडली एक्सचेंज विथ 9 मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। इसने 9 जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या कर लिया? पॉलिटिकल रिलेशंस से जोड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ? फ्रेंडशिप ग्रुप हैव द सेटअप ऑफ चाइना एंड इंडिया, देयर आर 50 डायलॉग। इसके बाद हमारे बीच जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां थी उनका चाइना के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता गया, चाइनीज़ नीतियों के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ता गया, क्योंकि गरीबों को फॉलो करने वाले लोग कौन हैं? वो मानते हैं कि हम कम्युनिस्ट लोग ही गरीबों को फॉलो अप करते हैं, बाकी हमारी तरह और कोई हमें फॉलो नहीं करता। देयर आर 50 डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन चाइना एंड इंडिया फॉर एक्सचेंजिंग व्यू ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल कंसर्न। हमने रीजनल कंसर्न एंड ग्लोबल कंसर्न इन दोनों पर काफ़ी कुछ जोर दिया और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर आता है हमारा कि इकोनॉमी एंड ट्रेड। इकोनॉमी एंड ट्रेड पर हम लंबी बात कर सकते हैं, क्योंकि इको मेरा भी अपना सब्जेक्ट रहा है, मास्टर हूँ मैं इसी में, काफ़ी दिन पढ़ाया भी हूँ मैं इसको, तो इको में तो बहुत अच्छी तरीके से हम आपको सारी बात समझा सकते हैं। सिंस द बिगनिंग ऑफ द 20th century, trade in China, India is grown less than 3 billion and 100 billion, increase in about 32 times। आज भी जो ट्रेड रिलेशन है वो चाइना के फेवर में ज़्यादा है, इंडिया के फेवर में कम है। हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमारा जो ट्रेड रिलेशंस है वो ज़्यादातर चाइना के फेवर में है। अब धीरे धीरे हमें उसको कंपटीशन देना होगा। अभी देखो कोरोना टाइम पे सारी दवाइयाँ कहाँ से आ रही थी? कोरोना भी वहीं से, दवा भी वहीं से, और दुनिया को हर जगह दवा वहीं से सप्लाई हो रही थी। तो चाइना को तो दोहरा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वायरस भी चाइना के थ्रू सब देश में गया और दवा भी वहीं से खरीदी जा रही थी। तो इस वायरस के पीछे चाइना का डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ था। वैसे यूरोपीय देशों को सारे जो हथकरघा सामान है वो चाइना ही भेजता है। अब भारत उसे कुछ क्षेत्रों में कंपटीशन देने लगा है। दवाइयों का फार्मूला भी चाइना ही बनाता है, हम दवाइयाँ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। तो जस्ट लाइक रॉ मटेरियल एंड फार्मूला चाइना से आता है। विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ ओवर 2.7 बिलियन पीपल एंड GDP ऑफ 20% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, चाइना एंड इंडिया एंजॉय ह्यूज पोटेंशियल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब ट्रेड पर मैंने बात की
कि आज ट्रेड के बारे में कुछ बातें और हम आपको बता देते हैं। पहले हमारा ट्रेड का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका था, यूरोपीय देश थे, लेकिन हम धीरे धीरे चले आए चाइना की तरफ शिफ्ट हुए। चाइना से बहुत लंबा ट्रेड रिलेशन निभाना संभव नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर आए दिन चाइना कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करता रहता है कि जो हमारे ट्रेड पर सीधा इसका असर पड़ता है। तो हम ज़्यादातर ट्रेड किधर शिफ्ट कर गए, अरब कंट्री। पाकिस्तान के साथ आपका अगर रिलेशन ख़राब होता है तो फिर क्या होता है, फिर अरब कंट्री में आपकी गुड्स नहीं बिकती। तो हमने अफ्रीकन बाज़ारों को तलाश लिया। 26 अफ्रीकन कंट्री में हम ट्रेड धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर लेंगे, और वहाँ पे इंडियन गुड्स की ज़्यादा डिमांड है। क्यों है? क्योंकि इंडियन गुड्स टिकाऊ होते हैं, ठीक है, और चाइनीज़ गुड्स टिकते नहीं हैं, सस्ते होते हैं, बट टिकाऊ गुड्स चाइना नहीं बनाता। इसलिए आने वाले दिनों में मोनोपोली इंडियन ट्रेड की होगी पूरे वर्ल्ड में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बोथ द रिलेशन ऑफ जॉइंट रिसर्च वर्कशिप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। साइंस टेक्नोलॉजी भी हमारी जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जापान और चाइना साइंस टेक्नोलॉजी में आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब इंडिया ने भी काफ़ी तेज़ी से इस एरिया में डेवलपमेंट किया है। इंडियन कंपनी है सेटअप आईआईटी कॉरिडोर इन चाइना, और इंडियन कंपनी ने भी अपना आईआईटी कॉरिडोर भी चाइना में खोल दिया है। और जितने भी आईआईटी और एम्स हैं, इसको लाने का श्रेय किसको जाएगा? राजीव गांधी को। अगर वो एक कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होते तो ये सब देश में आपके अभी नहीं डेवलप हुआ होता। वो सब लाने वाले वही हैं, राजीव गांधी। डिफेंस, हैंड इन हैंड ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज टू एनहेंस नेचुरल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। अब चाइना जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज भी कर रहा है टेररिस्ट के अगेंस्ट में, लेकिन अभी हमारा एक विश्वसनीय देश चाइना नहीं बन पाया है। चाइना इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसल्टेशन टू द स्ट्रेंथिंग एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन द डिफेंस फील्ड। आज हमने देखा है कि हर तरफ अगर कोऑपरेशन की बात हो रही है तो उसमें चाइना जो है हमारा सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कंट्री है। विदाउट चाइना सहयोग है, बट ट्रेड के मामले में, डिफेंस में सहयोग चाइना के साथ हमारा नहीं है, हमेशा डिस्प्यूट होते ही रहते हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज, बोथ द नेशन हैव हेल्ड मीटिंग ऑफ चाइना एंड इंडिया हाई लेवल पीपल टू द कल्चर एक्सचेंज एंड मैकेनिज्म। चाइना भी आपको कहता है कि हम सबसे पुरानी संस्कृति और कल्चर वाले देश हैं, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृतियां हमारे पास हैं, और यही बात हमारे देश के लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट कल्चर है वो हमारा ही देश है, हमारे देश की संस्कृति दुनिया में गई, ये चाइना कहता है। चाइना अपने आप को सुपर बताता है, इंडिया अपने आप को। सेशन ऑफ चाइना इज हाई लेवल मीडिया फोरम एंड चाइना इंडिया थिंक टैंक फोरम। ये हमारे दोनों देशों के मीडिया फोरम ने आपस में बात की, और यहाँ के अच्छे विचार रखने वाले लोगों ने जो सोच विचार रखते हैं। द टू कंट्रीज हैव एस्टेब्लिश पेयर्स ऑफ सिस्टर सिटीज एंड प्रोविंसेस बाय एग्जाम्पल सिस्टर प्रोविंसेस एंड सिटीज बिटवीन फ्यूजान प्रोविंसेस तमिलनाडु स्टेट, क्वालियो सिटी एंड द चेन्नई सिटी। हमने दोनों कल्चर को मिलाने के लिए एक शहर बनाया, और उस शहर में इंडिया और चाइना दोनों के अपने कल्चर को डेवलप करने की बात होगी, और वो तमिलनाडु में है, चेन्नई शहर में है। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इशू बॉर्डर इशू, इट इज़ रूटेड इन द डिस्प्यूटेड स्टेटस ऑफ द मैक मोहन लाइन। चाइना और इंडिया को अलग करने वाली जो लाइन है उस लाइन का नाम है मैक मोहन लाइन, जो हमें चीन से अलग करती है, और चीन ने बहुत ढेर सारी एरिया कब्जा कर लिया है, विच डिफाइन टू बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड तिब्बत। और यही लाइन है जो तिब्बत तक जाती है। इसको आगे ज्योग्राफी का जब टॉपिक आएगा तो उसमें क्लियर होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ अक्साई चीन टू चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश टू इंडिया, और इससे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अरुणाचल प्रदेश इंडिया, अक्साई चीन वाले मामले में। दलाई लामा इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 लाख तिब्बतियंस रिफ्यूजी ऑफ इंडिया। दलाई लामा के साथ लगभग 1 लाख रिफ्यूजी इंडिया में रहते हैं। ढेर सारे तो हमारे यहीं दिल्ली में मजनू टीले के आसपास रहते हैं। एनएसजी इशू ऑफ मेंबरशिप, चाइना पाक एक्सिस, ठीक है, ये भी एक हमारा डेवलपमेंट्स है। BRI कंसर्न सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, आज हमने सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को डेवलप कर लिया है। सॉवरेनिटी इंडिया का मतलब है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और किसी के प्रेशर्स में नहीं आएंगे, ये हमारे एक सॉवरेन ऑफ इंडिया का वो होगा। अब आता है कि डोकलाम स्टैंडर्ड, टेरिटोरियल डिस्ट्रेस, ट्रेड इम्बैलेंसेस और क्वाड, ये सारे हमारे एग्रीमेंट्स बने हैं, और इन सब एग्रीमेंट का उद्देश्य यही है कि हम किसी भी तरह से चाइना से रिलेशंस ख़राब न हो और ये सारी चीज़ें बैलेंस में चलती रहें। लेकिन
क्वाड को चाइना क्या मानता है? क्वाड को ये मानता है कि क्वाड हमारे ही लिए बना है और ये 4 देश हम पर प्रेशर बनाने के लिए ही बना चुके हैं, क्योंकि जियो बाइडन शी जिनपिंग से जब मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि क्वाड हमारी वजह से बना है, हमें घेरने के लिए बना है। वो कई बार ये बात कह चुके हैं मीटिंग में। हाउ कैन दीज इशू बी एड्रेस सार्क? सार्क भी हमारा एक बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और सार्क की जो हेड ऑफिस है वो काठमांडू में है। इंडिया नीड टू रिकेंडल सार्क प्रोसेस इन ऑर्डर टू सिक्योर हिस्टोरिकल एफिनिटी विद द नाइबर्स। इंडिया ने हमेशा अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखा और किसी को डराने की कोशिश नहीं की, बट किसी से डरने की भी कोशिश नहीं की कि डर रहे हम किसी देश से, डरता भी नहीं है। एससीओ एंड ब्रिक्स, ये भी एक ऐसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिक्स ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया, ये सब हमारे एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे WTO पूरे दुनिया को होल्ड करता है, ऐसे हमारे ये रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इकोनॉमिक पावर को हैंडल करते हैं। अगर इंडिया एंड चाइना दोनों की इकोनॉमी को मिला दिया जाए एक साथ, तो पूरे वर्ल्ड की लगभग 20% इकोनॉमी को ये दोनों हैंडल करेंगे, बल्कि अमेरिका की बराबर इकोनॉमी हमारी हो जाती है जब दोनों देश एक साथ मिलते हैं। तो अब स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट क्या हुआ? फ्रॉम हिस्टोरिकल इशू बोथ कंट्रीज कैन बी प्रेजेंट इशू। बहुत ढेर सारी चीज़ें, जैसे कागज़ बनाना सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ। सिविल सर्विसेज कहाँ से आई? चाइना से, तो हमारे वहाँ भी सिविल सर्विस वहीं से लेकर हम आए। इसके बाद ट्रीटी एंड फ्री एग्रीमेंट FTA बना। FTA का फ़ायदा क्या होता है कि एक कंट्री अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो हमारे देश पर वो गुड्स पर टैक्स नहीं लगाता, हम उस पर नहीं लगाते। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश छोटे देशों में ज़्यादा जाते हैं, तो इसका फ़ायदा सीधे हमको मिलता है, और छोटे देशों के गुड्स हमारे देश में कम आते हैं, इसलिए उनको इसका कम फ़ायदा मिलता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अल्टीमेटली भारत को ही पड़ोसी देशों से फ़ायदा मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव को एक्सरसाइज प्रमोशन एंड पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी, नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ मेजर्स। फिर आता है म्यूचुअल इंटरेस्ट, पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील पर हमने बात कर ली और वो सारी बता दिया मैंने आपको कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, दोनों देशों के आंतरिक मामले में इंटरफेयर न करना, और हमेशा इक्वलिटी और फ्रेंडशिप रिलेशन रखना, पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, और नॉन वायलेंस को प्रोटेक्ट करना। ये हमारा पंचशील का सिद्धांत है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चला आ रहा है। अब हम कंक्लूजन्स पे आते हैं। ये तो हमने चाइना के एक समरी टाइप डिस्कशन कर लिया। हम 10 घंटे पढ़ें और कुछ न जान पाएँ, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। हम 1 घंटे पढ़ें और जो पढ़ लें हमारे माइंड में टिके, और कभी कोई डिबेट हो तो उसमें हम डोमिनेंट पोजीशन में रहें। तो ये स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वो टाइम पहले वाला गया कि हम 1000 पन्ने की बुक पढ़ें। 100 पेज की एक अच्छी क्वालिटी वाली बुक उस 1000 पन्ने की बुक से 10 गुना अच्छी होती है। हमारे देश में लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम है जो किताबों का बोझ है, और वो लॉर्ड मैकाले क्यों लाया था? क्लर्क बनने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए नहीं। तो उसके शिक्षा पद्धति को हम क्या करें? समराइज करें और अच्छी चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें, बजाय उससे जो हमारे किसी काम की ना हो उसे छोड़ दें। द 2 कंट्रीज आर स्टैंडिंग एंड क्रॉस्ड एट द माइट टू द फाइनल चेंज टू टेक द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड द कंपटीशन। हमारा चाइना के साथ कोऑपरेशन भी है और कंपटीशन भी है। कंपटीशन में ये नहीं है कि हम एक दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। कंपटीशन ये है कि दुनिया में चाइना जो गुड्स सप्लाई करेगा वो सारे गुड्स हम भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो जहाँ पे चाइनीज़ गुड्स नहीं अवेलेबल होंगे वहाँ इंडिया गुड्स खरीदा जाएगा, और अगर हम उससे बेटर और कम प्राइस पर दे पाएंगे तो बट नेचुरल है चाइनीज़ गुड्स को ना खरीद के इंडियन गुड्स को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इंडिया जैसे देश से लोग ज़्यादा ही प्यार करते हैं कंपेयर टू चाइना के। इफ़ नॉट न्यू फेसेस एगोस्टिक रिलायबल ऑफ स्टार्टिंग विथ कंट्रीज स्लाइडिंग पॉसिबल फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटजी। हम चाइना के साथ जो भी करेंगे उसमें एक स्ट्रेटजीज बनाएंगे। हमारे जो जीनियस लोग जिस जिस एरिया में है वो काम करेंगे उस एरिया में, और उनसे उनके ओपिनियन ले करके हम एक ऐसा फार्मूला तैयार करेंगे जिससे किसी भी तरह से हमारे साथ डिफेंस रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, फॉरेन रिलेशन, किसी भी रिलेशन में चाइना हम पर कोई प्रेशर ना बना पाए और हमको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के आपस में रिलेशन ज्वाइंटली हैं। वो इकोनॉमिक क्राइसिस में उन्हें सहयोग करते हैं, मजबूरी में वो चाइना को भी सपोर्ट करते हैं, चाहते नहीं हैं। वो एक रिलेशंस ऐसा है जो केवल इकोनॉमिक
एजेंडे पर टिका हुआ है। तो हमें इन दो रिलेशनों को भी ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति अपनी बनानी पड़ेगी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन चाइना से मैं कंक्लूजन में कहता हूँ इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। चाइना हार्डवेयर में आके हम सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। हथियारों की अगर हम आपस में तुलना कर लें, हमने कई रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की पढ़ी है, अमेरिका की, कई देशों की, तो उसमें इंडिया उनसे सुपर हर एरिया में है। एक तो चाइना कोई युद्ध नहीं लड़ा अभी तक, और जितने पड़ोसी देश हैं सब जगह से उनकी दुश्मनी, ताइवान से, वियतनाम से, सभी से है। तो उनके पास हमसे ज़्यादा सोल्जर जरूर हैं, लेकिन किसी भी बॉर्डर से वो सोल्जर विड्रॉ नहीं कर सकते। अमेरिका जैसा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, जापान आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सैटेलाइट को लें तो चाइना उसमें हमसे आगे नहीं है। हमारे निशाने उन पर सटीक लगेंगे और वो निशानों में उतने सटीक नहीं हैं। इसलिए जिस एरिया में हमने इतनी तरक्की कर ली वहाँ अभी चाइना काफ़ी दूर है। तो वार अगर होता है तो 62 नहीं होगा, अब की बार का वार जो अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि चाइना तिब्बत को भी चाइना को छोड़ना पड़ेगा, और जो 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत के कब्जे में वो भी खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वहीं के एक बहुत बड़े जो न्यूज स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने चाइना को सलाह दी शी जिनपिंग को कि सबसे लड़ो बट भारत से नहीं, क्योंकि अब उस स्थिति में इंडिया नहीं है। नहीं तो चाइना का लगभग 1/3 पार्ट इंडिया में मिल जाएगा। अगर इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो तो युद्ध कर लो। तो अमेरिकन रिपोर्ट भी ये कहती है। अभी गलवान में कुछ जो हमारे डिस्प्यूट्स हुए थे उसमें हमारे 50 सोल्जर घायल हुए, और अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है उनके 250 से 300 के बीच सोल्जर मारे गए। और चाइना ने कभी ये नहीं बताया कि उसको नुकसान कितना हुआ है जिससे वहाँ के सोल्जर की मोरल वैल्यू ना गिरे। और वैसे कंपेयर किया जाता है तो अगर सोल्जर की जाए तो 1 इंडियन इज इक्वल टू 3 चाइनीज़ सोल्जर। तो उनकी सेना अगर 3 गुना बड़ा है तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हथियारों में भी हम उनसे हाईटेक हैं सेटेलाइट की मदद से। हमारी मिसाइलें उनके शहरों पर सटीक निशाने पे लगेंगी, और उनकी मिसाइलें उतनी सटीक नहीं हो सकती क्योंकि सॉफ्टवेयर में उतने डेवलप अभी नहीं कर पाए हैं जितना हमने किया है। वो तो हार्डवेयर में आगे सामान बना देते हैं बस। सेंसियर जो बिहेवियर है वो इंडिया कर सकता है, उनके बस का नहीं है। तो हमें चाइना से कहीं भी किसी भी डिस्प्यूट में डरने की आवश्यकता नहीं है। चाइना बिल्कुल हमला नहीं करेगा, वो पहली वाली स्थिति नहीं है। और दूसरी बात है, अगर दोनों देश साथ में भी लड़ते हैं तो अब हमारे पास एटम है। एटम लड़ने के लिए होता ही नहीं है, युद्ध ना हो इसी के लिए होता है। लोग ये कहते हैं एटम आ गया दुनिया नष्ट हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ एटम आ गया इसलिए युद्ध नहीं होगा। यूक्रेन के पास होता, रसिया बिल्कुल हमला न करता। आज यूरोपीय देश रूस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? एटम है बस। तो एटम युद्ध के लिए नहीं है, एटम युद्ध को रोकने के लिए है। दिस इज माय ओपिनियन। वार लड़ने के लिए तो है ही नहीं। थैंक्स। आज की क्लास बताओ। सर, वन क्वेश्चन, यस, इज देयर एनी ट्रेड बैलेंस vis-a-vis इंडिया एंड चाइना? ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड लगभग चाइना और इंडिया के बीच इतना डिफरेंस है कि हम इंडिया जो है चाइना को 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, और चाइना हमें कर रहा है 450 एक्सपोर्ट। तो जस्ट लाइक 5 times ट्रेड इम्बैलेंसेस इन इंडिया टू चाइना। It is in favor of India or against India? अगेंस्ट इंडिया, इन फेवर ऑफ चाइना। ट्रेड इम्बैलेंसेस है। अभी हम एक्सपोर्ट करें तब हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे। सिंपल से एक फार्मूले में कि 100 रुपया हम चाइना से पाते हैं और 450 का सामान वो हमारी बाज़ारों में बेचता है, तो 5 गुना करीब फ़ायदा हमसे इंडिया से चाइना ले रहा है, और इसीलिए वार लड़ने के लिए सोचेगा नहीं। Is there any policy of government of India to remove this imbalance? India's technology is very poor and bad compared to China, but recently technology based development in presently government, other government not development of technology based compared to China in competition in all over world. Presently maximum export in Chinese goods European countries just like हथकरघा सामान। कोरोना प्रॉब्लम्स पूरी तरह चाइनीज़ ने दिया और दवा भी वही दे रहे हैं, जिसने समस्या दी वही दवा दे रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में भी चाइना की इकोनॉमी कहाँ से कुछ डैमेज हुई? उनके शहर बंद रहे फिर भी फायदा उन्हीं को मिला। सर, देयर वाज, यू सी, ट्रेड रेस्ट्रेंट बाय इंडिया ऑन चाइना, एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट पॉलिसी? इंडियन जो पॉलिसीज इज प्रेजेंटली इन प्रैक्टिकल ट्रेड डेवलपमेंट्स, बट पास्ट टाइम पॉलिसी इज इम्प्रैक्टिकल ट्रेड डेवलपमेंट। But Manmohan Singh time period is very
very good time period in trade development, export and other area. तो प्रेजेंट टाइम इंडिया कंपटीशन इन चाइना इन ऑल ओवर वर्ल्ड, हर देश में हम चाइना की गुड्स को ही कंप्लीट करने की कोशिश में हैं। इससे पहले जापान और चाइना में कंपटीशन होता था, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड ग्रोथ, डिफेंस सभी में अब इंडिया और चाइना का कंपटीशन है, और उधर अमेरिका और चाइना का कंपटीशन है सुप्रीमेसी को लेके। तो कुछ टाइम के बाद अमेरिका जो है नंबर 3 पर जाएगा, इंडिया नंबर 1 पर होगा, लेकिन 2030 के बाद ऐसी स्थिति आएगी। And the goods were usually stopped to purchase from there, to import from there recently. So what is the impact? What is the latest policy? Dr. Manmohan, you see, yes, the traders and the businessmen were getting Chinese goods Nine. through all other countries' ports. अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट, बट डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड टू यू। किसी को जिस सामान की ज़रूरत है उसी को तो आप सप्लाई कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं चाइनीज़ सस्ता है, गुड्स सस्ता हर कोई ख़रीदना चाहता है, और क्वालिटी में अच्छा नहीं है फिर भी सस्ता है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड, तो गरीब देश ज़्यादातर चाइनीज़ गुड्स को लाइक करते हैं, उनके प्राइजेस कम होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर सामान जो है वो कंपटीशन में हमारा अफ्रीकन कंट्री में। India's trade policy was usually impacted हाँ by this way, हाँ when the businessmen bought the Chinese goods from other countries' ports. चाइनीज़ गुड्स सस्ता है, चाइनीज़ जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में कम है But we हमसे। suffered economic loss and financial loss. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बोथ लॉस। How it was overcome by the government of India? ट्रेड रिलेशन, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आपकी बात कोई कब मानेगा? जब आपसे कुछ लेना होगा उसे। अमेरिका की बात दुनिया क्यों मानती है? उससे उन्हें सामान और पैसे लेने होते हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ट्रेड डेवलपमेंट से वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, और जो देश अभी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं वो भी सुनने लगेंगे जब उन्हें हमसे कुछ ज़रूरत होगी। आपकी रसिया से रिलेशंस क्यों अच्छे हुए? रसिया आपको ऑयल सप्लाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? यूरोप में बैन लग गया। तो पूरी दुनिया एक दूसरे के क्या कहते हैं, स्वार्थ पर टिकी होती है। उनको आपसे कुछ नीड है, ज़रूरत पूरी हो रही तो आपकी बात मानेंगे, कोई रास्ता नहीं है। तो चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी को अब प्रेजेंट टाइम में 60% होल्ड कर रहा है, और अमेरिका पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को 90% होल्ड कर रहा है। यूरोपीय मिला दो तो 100% यही, और अभी इंडिया 40% पर है। तो अभी हम वर्ल्ड इकोनॉमी की जो होल्डिंग है ग्लोबलाइजेशन में, उसमें अभी हम 40% पर पहुँच पाए हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होगा तो ये होल्डिंग हमारी तेज़ी से बढ़ेगी और फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रांग होगी। But you see, recently our Prime Minister gave a slogan that हमें 2 प्राइम मिनिस्टर मिले, मनमोहन सिंह, ग्रेट इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडिया, बट पॉलिटिकल लैक ऑफ दिखाई देता था उनमें। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिक्स में सुपर। तो उस दोनों ने बैलेंस किया। एक जो पॉलिटिकल कमी रह गई दिस गवर्नमेंट ने कर लिया कमी, और वहाँ पर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे वो किया। आने वाले टाइम में इसको हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर रिफॉर्म, मनमोहन टू मोदी, और दोनों ने रिफॉर्म किया। एक ने पॉलिटिक्स में आगे देश को बढ़ाया, एक ने अर्थ में आगे बढ़ाया, और दोनों मान के हम बैलेंस कह सकते हैं इसको। दोनों ने बैलेंस किया इकोनॉमी को। But ultimately, you see, it is the child of politics. Economy is the child of politics. बिल्कुल, बेस ऑफ इकोनॉमी। 3 रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन एंड सोशल रिलेशन। तीनों रिलेशन जब स्ट्रांग होते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन है अकॉर्डिंग कौटिल्य वो है पॉलिटिकल रिलेशंस, और उससे भी पहले होता है इकोनॉमिक रिलेशंस, फिर आता है सोशल रिलेशन। सबसे पहले अर्थ की ज़रूरत होती है तब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। पैसे की नीड ना हो तो पिता पुत्र आपस में बात नहीं करते, महीनों बीत जाते। तो नीड ऑफ मनी इज़ द वेरी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इन वर्ड ऑफ डेवलपमेंट, बेसिक नीड है। Policy with India to overcome China's trade imbalance. ट्रेड इम्बैलेंस में बट नेचुरल है, कोई कंट्रीज़ अगर कुछ गलतियां करता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स को डैमेज करता है, उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं ले जाता तो दूसरे देश उसे बीट करते हैं। ये होता रहा है। इंडिया में भी पहले अंबानी थे, आज अडानी नंबर 1 पर हो गया। ऐसे अब इंडिया उभर रहा है तेज़ी से, चाइना पीछे हो जाएगा। Is there any free trade agreement between फ्री India and China? ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा अभी भी हमें कम चीन को हो रहा है। जैसे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम करते हैं, यस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो सीधा फ़ायदा है वो हमेशा बड़े देश को होता है, छोटे को कम होता है, क्योंकि छोटे देश जो हैं गुड्स को परचेज करते हैं और वो एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो फ्री ट्रेड एक्सपोर्ट जो ज़्यादा करेगा उसको फ़ायदा होगा।
तो फ्री ट्रेड विकसित देश ही लेकर आए हैं, क्योंकि WTO में वो फ़ायदे उतने उठा नहीं पा रहे थे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो जो ज़्यादा सामान खरीदता हो। तो एक तरीके से बेनिफिशियर है उन्हीं के लिए जो बड़ी कंट्री है, एक्सपोर्टर कंट्री है। थैंक यू सर। ओके।